नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और संस्कृत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, एक सीरीज आप सभी के सामने लेकर के आए हैं, जिसमें प्रतिदिन हम 30-30 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। और अब तक पिछली 5 कक्षाओं में हमारे 150 प्रश्न हो चुके हैं और आज की 6वीं कक्षा में हमें 151 से लेकर के 180 नंबर तक के प्रश्न का अभ्यास करना है। और ये प्रश्न हमारे संधियों से संबंधित हैं। अच्छे किस्म के उदाहरण आपसे पूछे गए हैं, तो उम्मीद है आप सभी जरूर इसके माध्यम से अपनी तैयारी को देखेंगे। जिनकी तैयारी कच्ची है वो भी इन वीडियो को जरूर देखें। चलिए, 151 नंबर का हमारा प्रश्न है कि अधोलिखित में से भिन्न पद है। अधोलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक शब्द ऐसा है कि जो कि अलग प्रकार का है, अलग किसी संधि से संबंधित है, उसे आपको पहचानना है। ऑप्शन आ सकंधु, ऑप्शन ब करकंधु, ऑप्शन स कुलटा या फिर ऑप्शन द कदोम। अधोलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? सकंधु, करकंधु, कुलटा या फिर कदोम? बोलिए, फटाफट से उत्तर दीजिए। देखिए, एक उदाहरण इस तरीके के हैं जो शायद बहुत कम लोगों ने भी सुने होंगे, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो आप सभी को ख्याल में होना चाहिए। सबसे पहले सकंधु शब्द हमारे सामने है, तो सकंधु शब्द का एक सूत्र आता है, एक प्रत्यय, एक वार्तिक आता है। उस वार्तिक को पहले आप समझ लीजिए। वार्तिक क्या है? सकंध्वादिषु, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम तच्चिटेः। सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम तच्चिटेः। इसका मतलब क्या होता है कि सकंधु आदि शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो सकंधु आदि शब्दों में पर रूप कार्य हो जाता है, लेकिन ये पर रूप कार्य किसको होता है कि जो टी है उसको पर रूप कार्य होता है। और टी का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं कि अंतिम स्वर या अंतिम स्वर के आगे स्थित यदि कोई व्यंजन समुदाय है तो उसको टी कहा जाता है। तो टी के लिए भी क्या हो जाएगा? पररूप कार्य हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे समझ लीजिए मनस शब्द है। अब मनस शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? इसको जब आप तोड़ोगे, म, अ, न, अ और स तो हलंत है, ठीक है ना। तो अंतिम स्वर देखिए यहाँ पीछे से कौन सा आ रहा है? तो अ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अंतिम स्वर और इसके आगे स्थित जो व्यंजन सहित समुदाय है वो क्या होगा? टी कहलाएगा। इसका मतलब है अस, यहां पर हमें टी प्राप्त हो गया। बात ख्याल में आ गई ना। तो या तो अंतिम स्वर, या तो इसके आगे स्वर के आगे कुछ नहीं हो तो केवल आ कहा जाएगा टी, लेकिन इसके आगे व्यंजन है तो अस क्या कहलाएगा? हमारा टी कहलाएगा। आशा है कि आपको ख्याल में आ गया होगा। तो देखिए, सकंधु आदि शब्द हैं, सकंधु, करकंधु, कुलटा, पतंजलि, मार्तंडा, लांगलीसा, मनीषा इत्यादि जो शब्द हैं वो इसकी इस प्रत्याहार, इस वार्तिक की कोटि में आते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं सकंधु शब्द। इसका यदि आप विच्छेद करोगे तो सक धन अंधु, इस तरीके से इसका विच्छेद आएगा। लेकिन आप देखोगे यहां भी आ है, अंतिम स्वर माने टी हो गया और ये आ है, तो यहाँ पर रूप कार्य हो जाएगा, यानी बाद वाले के हिसाब से। तो वैसे तो यहाँ पर यदि कोई पहली बार करेगा तो दीर्घ आ करके सकांधु बना देगा, लेकिन यहाँ पर रूप का कार्य होकर के ह्रस्व आ ही आएगा, तो सकंधु आपका रूप बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से करकंधु, कर्क धन अंधु, ज्यादा समय हमें नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अ और अ मिलकर के दीर्घ आ होना चाहिए, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर भी ह्रस्व आ होगा। सेम पोजीशन यहाँ पर कुलटा का भी संधि विच्छेद करेंगे तो कुल धन अटा, ठीक है ना। आ यहाँ पर है जो कि अंतिम टी है और आ है, दोनों को पररूप कार्य करेंगे, यानी बाद वाले के हिसाब से ही कार्य होगा, तो आ यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो 3 उदाहरण हैं वो आपके सकंध्वादिषु
पर रूपम वाच्यम इस सूत्र से रिलेट करते हैं। वही चौथा उदाहरण है आपका कदोम। एक कदोम कहां से आता है? एक सूत्र है आपका, और सूत्र कौन सा है? ओमांगोश्च। कौन सा है? ओमांगोश्च। इसके माध्यम से यदि अवर्ण के आगे, जैसे इसका संधि विच्छेद है कदा धन ओम, तो यहां पर भी पर रूप कार्य हुआ है। और ओ मिलकर के, वैसे तो आपका औ होना चाहिए, कदम कदम होना चाहिए, लेकिन ओमांगोश्च एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? ओमांगोश्च। ये सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र कहता है कि यदि ओम शब्द है, किसके? अवर्ण अर्थात छोटा आ या बड़ा आ के आगे ओम शब्द है या आंग शब्द है, तो यहां पर भी पर रूप एकादेश हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दीर्घ आ है और ओ है, तो यहां पर भी पर रूप कार्य हो गया, लेकिन ये केवल और केवल ओम और आंग के प्रसंग में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए जो तीन उदाहरण हैं वो आपके सकंदादिशु सूत्र से संबंधित हैं, और जो आखिरी उदाहरण है वो आपका ओमांगुश्च सूत्र से संबंधित है। इस प्रकार यहाँ पर अलग कौन हुआ? कदोम। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 152 नंबर के प्रश्न की तरफ। पवनः में कौन सी संधि है? पवनः में कौन सी संधि है? ऑप्शन आ वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, या फिर गुण संधि है। बोलिए पवनः में कौन सी संधि है? बहुत सरल उदाहरण है, पोधन अनः, यानी पवनः होता है और ओ के स्थान पर अब होकर के पवनः रूप बनता है। ये आप सभी को याद होगा, एचोए बायावह। चलिए आगे बढ़ते हैं 153 नंबर के सूत्र की तरफ। दंत धन ओष्ठम, इसमें संधि से युक्त पद क्या होगा? कौन सा? दंत धन ओष्ठम। यहां पर संधि से युक्त पद क्या होगा? ऑप्शन आ दंतौष्ठम बनेगा, ऑप्शन बा दंतोष्ठम बनेगा, ऑप्शन सा दंत्योष्ठम बनेगा, या फिर ऑप्शन द अ एवं ब दोनों बनेगा। बोलिए फटाफट से। दंत धन ओष्ठम, इसमें क्या रूप बनेगा? बोलिए दंतौष्ठम में कौन सा रूप बनेगा? दंत धन औष्ठम, यदि आप वृद्धि संधि करते हैं तो कौन सा रूप बनेगा? दंतोष्ठम बन जाएगा। लेकिन एक सूत्र आता है, सूत्र कौन सा है? सूत्र है आपका ओत्तोष्ठयोः समासेवा। कौन सा सूत्र है? ओत्तोष्ठयोः समासेवा। इसका मतलब है कि यदि समास का प्रसंग है और उसमें अवर्ण अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओतु या ओष्ठ पद आता है, तो उसके होने पर विकल्प से पर रूप एकादेश भी होता है। इसका मतलब है कि दंत धन ओष्ठम में वृद्धि संधि का कार्य जब होगा तो वहां पर अ प्लस औ मिलकर के औ हो जाएगा। ठीक है ना, तो दंतौष्ठम भी सही है। और यदि वहीं पर बात की जाए ओत्तोष्ठयो समासे बा सूत्र की, तो इसके हिसाब से देखिए दंत में त में ह्रस्व आ निकलता है और ओ है आपके यहाँ पर, तो अ और ओ मिलकर के पर रूप कार्य हो जाएगा, तो ओ ही बनेगा। तो आपका दंतौष्ठम भी सही है और दंतोष्ठम भी सही है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका वृद्धि रेची सूत्र ने काम किया है और यहाँ पर ओत्तोष्ठयो समासे बा सूत्र ने भी काम किया है। दंत्योष्ठम तो गलत रूप है, इसलिए ऑप्शन द देखिए अ एवं ब दोनों हो जाएगा। ऑप्शन द आपका सही है। 154 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? बोलिए फटाफट से। यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर सवर्ण दीर्घ संधि है। तो इसका यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका विच्छेद क्या होगा? पितृधन आज्ञा। ठीक है ना। और री के स्थान पर रा हो जाएगा, आगे स्वर है तो रा और अता रा और आ मिलकर के बड़ा त्रा बनेगा। तो इस प्रकार से आपका पित्राज्ञा रूप बन जाएगा। यण संधि का काम यहाँ पर हुआ है, ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। चलिए 155 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कोपी में कौन सी संधि है? कोपी में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है, पूर्व सवर्ण संधि है, या फिर पर सवर्ण संधि है।
तो देखिए वैसे तो ये जो उदाहरण है ये उत्व संधि का उदाहरण है, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। लेकिन उसका यदि आप पूरा रूप देखेंगे, जैसे कस धन अपि, ठीक है ना। अब यहाँ पर सूत्र वगैरह लगेंगे आपके, लेकिन संक्षिप्त में बताता हूं। तो सा के स्थान पर रू हो जाएगा, अपि, ठीक है ना। रू के स्थान पर रा होगा, अपि ये पोजीशन आएगी, फिर रा के स्थान पर ऊ होगा, मिलाएंगे तो को बनेगा, और को धन अपि इस तरीके से बन जाएगा आपका। और को अपि जो आखिरी में आपका रूप बनेगा, यहां पर आ के स्थान पर आपको पता होगा एंगी एंगा पदांता दति सूत्र, तो ए आओ के आगे ह्रस्व आकार आए तो पूर्व रूप हो जाता है, तो कोपी आपका रूप सिद्ध होगा। तो इसलिए यहां पर आपको पूर्व रूप संधि के उदाहरण में रखा है। ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 156 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि उपधन ओसति, उपधन ओसति इसमें कौन सी संधि होगी? उपोसति में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन आ वृद्धि संधि होगी, ऑप्शन ब पररूप संधि होगी, ऑप्शन सा अयादि संधि होगी, या फिर ऑप्शन द पूर्व रूप संधि होगी। उपधन ओसति, उपधन ओसति में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, पररूप संधि, अयादि संधि, या फिर पूर्व रूप संधि होगी? बोलिए फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर आपका उपधन ओसति उदाहरण है, तो उपधन ओसति में आपकी पररूप संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी? पररूप संधि हो जाएगी। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बनना चाहिए उपधन ओसति में, कि आपके हिसाब से यहाँ पर वृद्धि संधि होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि आप देखेंगे तो आ के बाद में ओ आ रहा है, तो औ हो जाएगा। लेकिन पररूप संधि का नियम है, एंगी पररूपम सूत्र कहता है कि भैया यदि ए अवर्णांत उपसर्ग हो, यानी जिसके अंत में आ आए, चाहे वो प्रा हो, अप हो, अब हो, उप हो, परा हो, आंग हो, इसके बाद में यदि ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई भी धातु रूप आए तो पररूप कार्य होता है। तो देखिए उप एक अवर्णांत उपसर्ग है, और ओसति जो एक धातु है, ये ओसति धातु का रूप है, तो ओ है, ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप है। इस कारण से यहाँ पर पररूप कार्य होगा। ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। 157 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि प्रधन ऊढ़, इसमें कौन सी संधि होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधन ऊढ़ में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, यण संधि होगी? कोई नहीं। जिन्होंने संधियों को विस्तार से नहीं पढ़ा है उनके लिए तो यहाँ पर गुण संधि होगी, क्योंकि प्रा इसमें आ रहा है और ऊढ़ा में ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर के क्या होता है? तो आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है? आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, तो उनके लिए तो गुण संधि ही है। लेकिन यहाँ पर सप्त विषयी वृद्धि का कार्य होता है, और सप्त विषयी जो वृद्धि कार्य होता है उसके हिसाब से यहाँ पर आ और ऊ मिलकर के क्या बनेगा? आ और ऊ मिलकर के ओ नहीं होकर के औ होगा। क्या होगा? औ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सूत्र है, और सूत्र कौन सा है? प्रादुहो ढोड्डे शेषु। कौन सा? प्रादुहो ढोड्डे शेषु। इस तरीके का एक सूत्र आता है। सूत्र क्या कहता है कि प्रा के बाद में ऊह हो, ऊढ़ हो, ऊढ़ी हो, एस हो, एस एस्या हो, इन सभी में कौन सी संधि हो जाएगी? कि यहाँ पर गुण का निषेध होकर के वृद्धि संधि का कार्य हो जाएगा। तो प्राधन ऊढ़ा में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। 158 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि स्थूल लवतु में कौन सी संधि होगी? स्थूल लवतु में कौन सी संधि हो जाएगी? बोलिए। ऑप्शन आ अयादि संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, परसवर्ण संधि होगी, या फिर पूर्व रूप संधि होगी? स्थूल अवतु में कौन सी संधि होगी? तो स्थूल अवतु में देखिए वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। स्थूल धन अवतु, ठीक है ना। कौन सा हो गया? स्थूल धन अवतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 159 देखते हैं। 159 नंबर का प्रश्न है कि शिव धन
आधन इही, इसका संधि युक्त पद कौन सा होगा? कौन सा? शिव धन आधन इही, इसका संधि युक्त पद कौन सा होगा? बोलिए फटाफट से। ऑप्शन अ शिव एही, ऑप्शन ब शिवाही, ऑप्शन स शिवेही, या फिर ऑप्शन द शिवेही। ठीक है ना, ये पूर्व रूप संधि वाला इस तरीके से। बोलिए क्या बनेगा? शिव एही, शिवाही, शिवेही, या फिर शिवेही, क्या बनेगा? तो देखिए आप यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है शिव धन आधन इही, इसका संधि युक्त पद क्या होगा? इसका संधि युक्त पद होगा शिवेही। क्या होगा? शिवेही हो जाएगा। यहाँ पर आ और ई मिलकर के गुण संधि होगी, तो इस तरीके से निकल करके आएगा शिव और एही। लेकिन इसके बाद में शिव और एही दोनों को मिलाकर के जो पर रूप कार्य होता है, तो वो क्या बनेगा? शिवे ही बनेगा। लेकिन सूत्र इसमें कौन सा लगेगा? कि इसमें जो सूत्र लगेगा वो होगा आपका ओमांगोश्च। कौन सा लगेगा? ओमांगोश्च। यहाँ पर आंग जो कि उपसर्ग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो उस रूप में होगा आ और ए की पहले गुण संधि होगी और उसके बाद में पर रूप कार्य होगा। इस प्रकार से शिवे ही, ऑप्शन स आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 160 नंबर के प्रश्न की तरफ। हरे धन अव का संधि युक्त पद क्या होगा? सरल है। हरे धन अव का संधि युक्त पद क्या होगा? हरेव, 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 या फिर हरेयव। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर ए या ओ के बाद में ह्रस्व आकार आता है तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है और बाकी पूरा रूप वही रहता है, पूर्व रूप संधि है। हरेव आपका रूप बनेगा, ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। चलिए 161 देखते हैं कि प्लुत के होने पर कौन सी संधि होती है? प्लुत के होने पर कौन सी संधि होती है? कोई संधि नहीं होती है, गुण संधि होती है, यण संधि होती है, या फिर प्रकृति भाव संधि होती है। तो देखिए प्लुत के होने पे कौन सी संधि होती है? आप सभी जानते हैं प्लुत प्रग्रह्य या अचिनित्यम। सूत्र क्या है? प्लुत प्रग्रह्य या चिनित्यम, कि प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक पद आते हैं। ठीक है ना, प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक यदि पद आते हैं तो उनकी नित्य रूप से, और इनके आगे कोई स्वर होता है तो नित्य रूप से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है। ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन द आपका सही होगा कि प्लुत के होने पर कौन सी संधि होगी? तो प्लुत के होने पर प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। वहीं आपसे पूछा जाए कि प्रग्रह्य के होने पर कौन सी संधि होगी, तो प्रग्रह्य के होने पर भी कौन सी संधि हो जाएगी? कि प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 162 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न क्या है अपना? कि प्रश्न है वाक धनमयम, सॉरी वाक धनमयम, इसका संधि युक्त पद क्या होगा? वाक धनमयम, इसका संधि युक्त पद क्या होगा? ऑप्शन आ वानमयम होगा, ऑप्शन ब वांगमयम होगा, ऑप्शन स वांगमयम होगा, या फिर ऑप्शन द वाग्मयम होगा। बोलिए कौन सा कार्य होगा? वाक धनमयम, इसका संधि युक्त पद क्या हो जाएगा? बोलिए। तो देखिए एक कार्य जो है वो किसका कार्य है? अनुनासिक संधि का कार्य है। और अनुनासिक संधि क्या कहती है? इसका सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा, इस तरीके का इसका एक सूत्र है। वो सूत्र कहता है कि यदि यर वर्ण, यर वर्ण का मतलब क्या होता है? कि हा को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ जाए, हा को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ जाए और उसके आगे अनुनासिक वर्ण हो, अर्थात पंचम वर्ण हो। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर वाक में हा को छोड़ करके व्यंजन है का, और यहाँ पर पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण म है, तो यहाँ पर अनुनासिक वर्ण या पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। लेकिन किसका? कि भैया जिसके यहाँ पर जैसे यहाँ पर का है तो इसी का ही, इसी वर्ग का ही पंचम वर्ण होगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा? वांगमयम रूप निष्पन्न होगा। ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। वाक धनमयम अनुनासिक संधि का कार्य है, वांगमयम बनेगा तो और का के स्थान पर इसका ही पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। चलिए 163 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रधन ऊढ़ी में कौन सी संधि होगी?
प्रधन ऊढ़ी में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, गुण संधि होगी, अयादि संधि होगी या फिर यण संधि होगी? प्रौढ़ी में प्रधन ऊढ़ी में कौन सी संधि होगी? तो भैया इसमें वृद्धि संधि होगी। वैसे तो गुण संधि होना चाहिए, लेकिन सप्तविषयी वृद्धि कार्य के हिसाब से जो पहला ही सूत्र है, प्रादुहो ढोढ़े सैसेसु, प्रादुहो ढोढ़े सैसेसु, इसका मतलब होता है कि प्रा के बाद में यदि ऊह आए, ऊढ़ आए या फिर ऊढ़ी आए या फिर एस आए या फिर एस से आए, इन सभी में गुण का निषेध होकर के सीधा वृद्धि का कार्य होता है। तो प्राधन ऊढ़ी प्रौढ़ी बनेगा, वृद्धि संधि यहां पर हो जाएगी। चलिए 164 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि विष्णु धन इमऊ, इसमें कौन सी संधि होगी? विष्णु धन इमऊ, इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें यण संधि होगी, सवर्ण दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी या फिर प्रकृति भाव संधि होगी? तो विष्णु धन इमऊ, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? प्रकृति भाव संधि। और प्रकृति भाव का मतलब होता है कि इसको एज इट इज लिखेंगे विष्णु इमऊ। क्यों होगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर द्विवचन संबंधी, ईदु दे द्विवचनम प्रक्रयम, या तो ईकारांत पद हो और उकारांत पद हो और वे द्विवचन संबंधी पद हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? प्रकृति भाव संधि होती है। और विष्णु यहाँ पर जो है वो दीर्घ उकारांत पद है, ठीक है ना। और यहाँ पर इमऊ, ये भी द्विवचन संबंधी पद है, ये भी द्विवचन संबंधी पद है, इस कारण से यहाँ प्रकृति भाव संधि हुई है। चलिए 165 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अनुस्वार संधि का अपवाद उदाहरण कौन सा है? अनुस्वार संधि का अपवाद उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन अ सम्राट है, ऑप्शन ब सम्राजऊ है, ऑप्शन स सम्राजहा है या फिर ऑप्शन द तीनों है। अनुस्वार संधि का अपवाद उदाहरण कौन सा है? तो देखिए मोराजी समाकौ, एक सूत्र आता है, सूत्र कौन सा है? मोराजी समाकौ। ये सूत्र क्या कहता है? कि ये सूत्र कहता है कि सम उपसर्ग के बाद क्विप प्रत्यय वाली राज धातु, ठीक है ना, क्विप प्रत्यय से युक्त यदि राज धातु आती है, कौन सी धातु? राज धातु आती है, तो मां को अनुस्वार नहीं करते हैं। मतलब इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा सम्राट, ठीक है ना, बल्कि यहाँ पर अनुस्वार का कार्य नहीं होता है। तो सम प्लस राट सम्राट बनेगा, सम प्लस राजव सम्राजव बनेगा, सम प्लस राजा सम्राजा बनेगा। इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा तीनों। देखिए एक एक संधि को पढ़ाने के लिए बहुत समय चाहिए और 30 प्रश्न के लिए मैं समझता हूं 30 प्रश्न ही देना योग्य है। चलिए ईदु दे द्विवचनम, खाली स्थान, रिक्त स्थान में क्या होगा? एक सूत्र है जो कि प्रकृति भाव संधि से संबंधित सूत्र है और इसके रिक्त स्थान में क्या होगा? ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम, प्रकृति भाव से संबंधित है, तो इसका मतलब नहीं कि प्रकृति भावः हो जाएगा, बल्कि प्रग्रह्यम होगा। ऑप्शन स आपका सही हो जाएगा। 167वां प्रश्न देखते हैं कि तद्धितम, तद्धितम में कौन सी संधि है? तद्धितम में कौन सी संधि है? ऑप्शन अ पूर्व सवर्ण संधि है, ऑप्शन ब पर सवर्ण संधि है, ऑप्शन स इश्चुत्व संधि है या फिर ऑप्शन द चर्त संधि है। तद्धितम में कौन सी संधि है? बोलिए फटाफट से, सोचिए तद्धितम में कौन सी संधि है? पूर्व सवर्ण संधि है, पर सवर्ण संधि है, इश्चुत्व संधि है या फिर चर्त संधि है? कौन सी संधि है? बोलिए, सॉरी, तद्धितम में कौन सी संधि है? बोलिए। तो देखिए तद्धितम में आपकी पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी। कैसे बनेगा इसका? आप संधि विच्छेद करेंगे तो तद धन हितम ये निकल करके आएगा, तद हितम निकल करके आएगा। इसके बाद आप इसको देखिए जस्त का ही कार्य होगा, तद हितम तब भी बनेगा। इसके बाद में ये तृतीय वर्ण है और ये हा वर्ण है, तो एक सूत्र है पूर्व सवर्ण संधि का, झयो होने तरस्याम।
कि पद के अंत में स्थित कौन से वर्ण पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण जो कि झ प्रत्याहार में आते हैं, इसके आगे स्थित यदि ह है तो इसको विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। ठीक है ना। और पूर्व सवर्ण कार्य जब करते हैं तो धा हा के स्थान पर धा वर्ण हो जाता है, यानी पूर्व वर्ण के हिसाब से हा के स्थान पर उसका ही पूर्व वर्ण का चौथा वर्ण। जैसे यहाँ पर दा है तो इसको दा का ता था दा धा, तो हा के स्थान पर धा बन जाएगा और आपका रूप बनेगा तद्धतम। चलिए 168 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी धन छाया, बहुत अच्छा उदाहरण है, कई बार पूछे जाने वाला उदाहरण। लक्ष्मी धन छाया, इसमें संधि युक्त पद क्या होगा? ऑप्शन आ लक्ष्मी छाया होगा, ऑप्शन व लक्ष्मीत छाया होगा, ऑप्शन सा लक्ष्मी छाया होगा, या फिर आ एवं स दोनों होगा। लक्ष्मी छाया में संधि युक्त पद क्या होगा? तो देखिए इसमें लक्ष्मी छाया भी बनेगा और लक्ष्मी छाया भी बनेगा, ये दोनों बनेंगे। कैसे बनेगा? तो देखिए लक्ष्मी छाया एक कैसे बन गया, एक सूत्र है पदांतादवा, पदांतादवा सूत्र है, क्यों कौन सी संधि का? तुगागम संधि का। तो इसके हिसाब से लक्ष्मी धन छाया कि पद के अंत में यदि दीर्घ स्वर है तो यहाँ पर दीर्घ स्वर आ गया, और इसके आगे छवर्ण है तो छवर्ण भी आया, तो इसके बीच में विकल्प से तुक का आगम होगा, तो लक्ष्मी तुक छाया बनेगा। अब आप इत संज्ञा वगैरह हो जाएगी लक्ष्मी त छाया, और यहां पर एक कार्य हो जाएगा किसका कि यहां पर इस कार्य कर देंगे तो लक्ष्मी छाया बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? लक्ष्मी छाया बन जाएगा। लेकिन वहीं पर बात करूं तो पदांतादवा सूत्र कहता है कि पद के अंत में यदि दीर्घ स्वर आता है और उसके आगे छवर्ण हो तो विकल्प से तुक का आगम होगा, यानी विकल्प से होगा तो एक रूप बनेगा लक्ष्मी छाया और एक रूप बन जाएगा आपका लक्ष्मी छाया। तो इस प्रकार से क्या होगा? लक्ष्मी छाया रूप बन जाएगा, और लक्ष्मी छाया भी ऑप्शन द आपका सही होगा कि आ एवं सा दोनों सही है। 169वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? पचेते एमऊ है, पचते अयम है, विष्णु एमऊ है, या फिर हरि एतऊ है। समय बहुत ज्यादा हो गया है। निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा? पचेते एमऊ, पचते अयम, विष्णु एमऊ, या फिर हरि एतऊ। तो देखिए यहां पर जो आपका होगा वो होगा पचते अयम, क्योंकि ये सभी देखिए प्रकृति भाव संधि से संबंधित उदाहरण है, और एमऊ द्विवचनांत है, एमऊ द्विवचनांत है, एतऊ द्विवचनांत है, हरि भी द्विवचनांत, विष्णु भी, पचेते भी। तो यहाँ पर पचते अयम ये एक वचन संबंधी है, इस कारण से भिन्न पद क्या होगा? ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। 170वां प्रश्न देखते हैं कि प्राधन ऊर्ध्वान में संधि युक्त पद क्या होगा? प्राधन ऊर्ध्वान में संधि युक्त पद क्या होगा? प्रौढ़वान होगा, प्रोढ़वान होगा, दोनों होगा, या फिर दोनों ही नहीं होगा। प्राधन ऊर्ध्वान इसमें संधि युक्त पद क्या होगा? तो अब कई लोगों ने जब जैसे प्रादु हो ढोढे शेषु ये सूत्र देख लिया, तो इसके हिसाब से आप कहोगे कि ऊढ़ शब्द आ गया तो यहाँ पर तो वृद्धि संधि का कार्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर वृद्धि संधि का कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इक्तवतु प्रत्यय है उसका ग्रहण नहीं किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। किसका? जो इक्तवतु प्रत्यय है उसका ग्रहण यहाँ पर नहीं किया गया है, इस कारण से यहाँ पर प्रौढ़वान ही बनेगा, प्रौढ़वान नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 171 नंबर का प्रश्न है कि सात सूत्र किस संधि का निषेध सूत्र है? सात सूत्र किस संधि का निषेध सूत्र है? ऑप्शन आ यण संधि का निषेध सूत्र है, ऑप्शन बा इष्टुत्व संधि का निषेध सूत्र है, ऑप्शन सा इष्टुत्व संधि का निषेध सूत्र है, या फिर ऑप्शन दा चर्त्व संधि का निषेध सूत्र है। तो देखिए सात जो है सा से ही सात और इष्टुत्व भी, ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा कि सात सूत्र किस संधि का निषेध सूत्र है? तो इष्टुत्व संधि का। इसका मतलब होता है कि तालब्य सा के बाद यदि तवर्ग आता है तो यहाँ पर संधि का कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे विषधन्नः विष्णः, ऐसे ही प्रसधन्नः प्रश्नः,
तो यहाँ पर संधि का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि तालब्य सा के बाद आपका तवर्ग आ गया। 172 नंबर का प्रश्न है कि लवधन्स्यते, लवधन्स्यते इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन आ, चर्त संधि हो जाएगी, जस्त संधि हो जाएगी, ष्टुत्व संधि हो जाएगी, या फिर पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी। बोलिए, लवधन्स्यते में कौन सी संधि होगी? चर्त संधि, जस्त संधि, ष्टुत्व संधि, या फिर पूर्व सवर्ण संधि? तो यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पर लप्स्यते बनेगा और यहाँ पर चर्त संधि होगी। कौन सी संधि होगी? चर्त संधि हो जाएगी। चलिए 173 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उ उमेशः, उ धन उमेशः इसमें संधि युक्त पद क्या होगा? उ धन उमेशः में संधि युक्त पद क्या होगा? ऑप्शन आ, उमेशः, ऑप्शन बा, वुमेशः, ऑप्शन सा, उ उमेशः, या फिर ऑप्शन द, आ एवं सा दोनों। उ उमेशः में संधि युक्त पद क्या होगा? तो देखिए, निपात एका जनांग एक सूत्र है, निपात एका जनांग। ये सूत्र क्या कहलाता है? क्या कहता है कि अंग के अलावा यदि एक स्वर वाले निपात अव्यय हैं तो उनको प्रग्रह कहा जाता है। यहाँ पर संधि ओ में सह नहीं बनेगा, उ में सा ही बनेगा। इसको एज इट इज लिखा जाएगा। माहेश्वर सूत्रों में भी संधि क्यों नहीं हुई? इसी कारण से, इसी सूत्र के माध्यम से। कौन से? निपात एका जनांग सूत्र के कारण से। 174 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ऋण धन ऋणम इसमें संधि युक्त पद, इसमें कौन सी संधि होगी? ऋण धन ऋणम इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, या फिर वृद्धि संधि? ऋण धन ऋणम इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण, सवर्ण, गुण, या फिर वृद्धि संधि? तो एक सूत्र है, प्रवत्सतर कंबल वसन दशारणा नाम रणे। इस सूत्र के माध्यम से क्या होता है कि प्रवत्सतर आदि शब्दों के आगे, प्रवत्सतर, कंबल, बसन, दस और ऋण, इन शब्दों के आगे यदि ऋण शब्द आता है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर गुण नहीं होकर के वृद्धि कार्य हो जाएगा। तो ऋण धन ऋणम गुण संधि के हिसाब से ऋण ऋणम बनेगा, लेकिन यहाँ पर गुण का निषेध होकर के वृद्धि हुआ है, इस कारण से यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा और बनेगा ऋणाऋणम। 175 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अमु धन आसाते, अमु धन आसाते का संधि युक्त पद क्या होगा? अमुआ साते होगा, अमु साते होगा, अमु आसाते होगा, या फिर अमु साते होगा? अमु धन आसाते इसका संधि विच्छेद, सॉरी, संधि युक्त पद क्या होगा? यहाँ सूत्र लगेगा आपका अदसोमात, कि यदि अदस शब्द के रूप से संबंधित कोई मकार है, जैसे म, ये मकार आ गया और इसके बाद में दीर्घ ई व दीर्घ ऊ के रहने पर वह प्रग्रह हो जाता है, चाहे वचन कोई सा भी हो। ठीक है ना? यहाँ अमु आसाते, यहाँ प्रकृति भाव होगा। ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा, अमु आसाते। चलिए 176 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध रूप कौन सा है? उज्ज्वलः, तच्च, शरत चंद्र, या फिर याच्या? बोलिए, अधोलिखित में से भिन्न रूप कौन सा है? तो देखिए, उज्ज्वलः, तच्च और याच्या, ये जो रूप हैं ये एक ही संधि के उदाहरण हैं। ठीक है ना? किसके? ये एक ही संधि के उदाहरण हैं। संधि का नाम आप बताइए, कौन सा है संधि का नाम? तो देखिए, इश्चुत्व संधि के उदाहरण है। किसके? इश्चुत्व संधि के उदाहरण है। चाहे वो आपका याच्या बने, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? याच धन ना। चाहे वो तच्च बने, यहाँ इसका तद धन चा आ जाएगा, और चाहे वो उज्ज्वला हो तो उद धन ज्वला बन जाएगा। तो ये तीनों किसके उदाहरण हैं? ये तीनों इश्चुत्व संधि के उदाहरण हैं। जबकि जो आपका शरत चंद्र रूप बना है, कौन सा? शरत चंद्र, ये इसका उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। 177 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ किस पद में इश्चुत्व नहीं हुआ? किस पद में इश्चुत्व नहीं हुआ है? शिवश्च में, तच्च में, दरजलम में, या फिर प्रश्न में? किस पद में इश्चुत्व नहीं हुआ है? बोलिए। तो प्रश्न में मैंने आपको बताया था
कि 7 सूत्र के कारण से यदि तालब्य सकार के आगे तवर्ग का कोई वर्ण आता है तो वहां च्युत कार्य का निषेध हो जाता है। 178वां प्रश्न है, स्वाधन ई रहा, इसमें कौन सी संधि होगी? यहाँ सूत्र लगेगा आपका स्वादि रे ऋणो हो, स्वादि रे ऋणो हो। इसके माध्यम से स्वा के बाद में ईर या फिर ईरिन शब्द के आने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका बन जाएगा दीर्घ संधि का कार्य होगा, गुण का निषेध होकर के, इसलिए स्वई रहा बनेगा। ठीक है ना। तो कौन सी संधि होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपकी संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। 179वां प्रश्न है कि उड्डीनहा, उड्डीनहा में कौन सी संधि है? अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि या फिर स्वादि संधि? तो देखिए हल संधि उद्दंडीना है, यहाँ पर तीसरा वर्ण हो गया आपका ये उड्डीना। आपको पता है कि हलंत आ गया तो हल संधि है, अर्थात व्यंजन संधि है। ऑप्शन सा आपका सही होगा। और आखिरी 180 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? ऋणारणम है, पितृणम है, प्रारणम है या फिर दशारणम है? इनमें से भिन्न पद कौन सा है? तो देखिए ऋणारणम कैसे बनेगा? ऋण धन ऋणम, ऋण धन ऋणम। पितृणम कैसे बनेगा? पितृधन ऋणम। प्रारणम कैसे बनेगा? प्राधन ऋणम। वहीं दशारणम दस धन ऋणम। तो जो ऋणारण जो पितृणम है ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, बाकी ऋणारणम, प्रारणम और दशारणम ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, जो कि प्रवत्सतर कंबल वसन दशारणा नाम रणे इस सूत्र के कारण से हुए हैं। इसलिए यहाँ पर पितृणम अलग हो जाएगा। ऑप्शन बा आपका सही होगा। इस प्रकार से आज की जो हमारी 6वीं प्रश्नोत्तरी थे उसके 30 प्रश्नों को मैंने अभी आप सभी के सामने रखा है। कल फिर से मिलेंगे आपसे 7वीं प्रश्नोत्तरी के साथ में। धन्यवाद।